तो आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2010 का पेपर एनालाइज कर रहे थे, जिसमें हम देखेंगे समाज विज्ञान और विज्ञान का प्रौद्योगिक। आज हम देखेंगे, हमारा 61वां नंबर सवाल है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा चीन, सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या होगा। कह रहा है अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है वहां से अगर एक सेब छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका जवाब होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में क्या होगा, गतिमान होगा। यानी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नहीं, वो जहां पर अंतरिक्ष यान घूम रहा होगा वहीं पर ये घूमेगा, क्योंकि ये वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान करेगा, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो ये पृथ्वी पर आकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, अगला हमारा है 61 नंबर। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि जानते हो हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा रक्त जानते हो क्या होता है, वायुमंडल के दबाव से अधिक बल डालता है। तो हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा जवाब ही हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया करने हेतु पहले परमाणु विस्फोट कराया जाता है, परंतु सिद्धांत के कारण वह उच्च ताप और ताप हो जाता है, तो जिससे नाभिकीय संलयन हो। तो नाभिकीय संलयन में विखंडन ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, उत्पादित होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अधिक विध्वंसकारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हम बोलेंगे अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। अगला हमारा 63, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के अंदर के उदर के मतलब पेट होता है कि अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला जो हम ये देखेंगे, इसका व्याख्या क्या होगा। मानव शरीर के आंतरिक भागों में चिकित्सा परीक्षण हेतु एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एंडोस्कोप प्रकाशीय तंत्र पर आधारित प्रणाली है, जो प्रकाश के सकल यानी पूर्ण आंतरिक सकल या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला जो इसके लिए हमारा क्या जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता तो भी हमारा सही होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन ये है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, कारण कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा दोनों, ये और बी दोनों, माने कथन और कारक दोनों सही हैं, इसलिए हमारा दोनों सही। ये आर सही और ये जो है सही स्पष्टीकरण है आर का। देखेंगे रेफ्रिजरेटर में फ्रीज ऊपर की ओर बनाया जाता है, फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि फ्रीज में निचले भाग को गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जो फ्रीजर से टकराकर ठंडी हो जाती है, तथा फ्रीजर में उपस्थित वायु ठंडी वायु से अधिक घनत्व के कारण नीचे की ओर गति करती है तथा पूरे फ्रीज को ठंडा कर देती है। लेकिन जब फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर में संवहन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी कारण कथन ये और दोनों सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो हमारा ये जवाब हो जाएगा, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता नहीं। हम लोग जानते हैं दूरदृष्टि लेंस को प्रयोग करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या है, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है दूरदृष्टि दोष में, ये सही है, क्योंकि वो दूरदृष्टि दोष से दूर व्यक्ति को दिखाई देता है, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। लेंस का लाभांतर अधिक होता है, ये भी सही। निकट के पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इसलिए इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल का लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, वो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ये जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। 68 नंबर का हमारा जवाब हो जाएगा अवरक्त तरंगे जो होती हैं ये सही हो जाएगा। अवरक्त तरंगे दृष्टि स्पेक्ट्रम के द्वि तरंगे के सिरे से संलग्न होती हैं। अवरक्त तरंगों को कभी भी ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अवरक्त तरंगों को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पदार्थ गर्म हो जाता है। अवरक्त तरंगों का प्रयोग टेलीविजन के रिमोट या दूरस्थ नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला हमारा हो जाएगा सूची ए और सूची 2 को मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय यूपी पीसीएस प्री 2010 पेपर एनालाइज देख रहे हैं, जिसमें हम साइंस का टॉपिक को हम हल कर रहे हैं, इसका व्याख्या देख रहे हैं।
अगला हमारा जो सवाल है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त और उपस्थित तत्व। प्राकृतिक रूप में कौन किसमें क्या क्या मौजूद है, तो सभी से ये बात तो सबको पता है कि हीरा जो है, हीरे में कार्बन अधिक पाया जाता है, कार्बन की सघन संरचना हीरा है। उसके बाद संगमरमर में जानते हो क्या हो जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद हमारा रेत जो है, रेत में सिलिकॉन पाया जाता है, ये तो सबको पता होता है, होना चाहिए छोटी छोटी चीजें। और रूबी जो है ये एल्युमिनियम का ही एक हिस्सा है, या एल्युमिनियम के प्रकार कह सकते हैं। और तो इसलिए हमारा पहला का जो चौथा सही हो जाएगा, तो हम लोग ये देखेंगे पहला का चौथा यही सही है, फिर दूसरा का पहला सही हो जाएगा, फिर तीसरा का दूसरा, इसलिए हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हीरे में कार्बन होता है और रेत का संबंध सिलिकॉन से, और संगमरमर कैल्शियम होता है, रूबी जो होता है एल्युमिनियम से संबंधित है। 68वां नंबर हमारा सवाल जो है, इसको देखेंगे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलयन होता है, किसका बना होता है, तो हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का बना होता है। सोडियम थायोसल्फेट का अर्धसूत्र Na2S2 और O3 होता है, इसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव का स्थानीयकरण में करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 69वां नंबर सवाल हम देखेंगे, तो हमें पता है वैद्युत में हम क्या करते हैं, अभ्रक को कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखें, अभ्रक एक जटिल सिलिकेट और यौगिक है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। यह उष्मा का कुचालक एवं वैद्युत का कुचालक होता है। इसी गुण के कारण अभ्रक का निम्न उपयोग विभिन्न विद्युत उपयोग जैसे विद्युत इस्त्री आदि में प्रयोग किया जाता है। अब अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में भी किया जाता है, तो इससे हमारा विद्युत में सही हो जाएगा। अगला जवाब जो हमारा सवाल है 70 नंबर का, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो इसका हमारा जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि लैक्टिक अम्ल के जम जाने से क्या होता है, आदमी मनुष्य की थकान महसूस होती लगती है। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आप लोग इसका भी जवाब दीजिएगा। तो लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्साइड है जो जल में हाइड्रोजन बंध के कारण विलय अधिक परंतु कार्बन विलय में अविलय होता है। इसके कारण सूत्र जो होता है CH3CH और OH CH2OH होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के उपस्थित होने से थकान का अनुभव होता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों को संचित में किया जाता है। यूक्रिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने से गठिया रोग होता है। जो यूक्रिक अम्ल होता है ये मांसपेशियों में अगर जम जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या होता है, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग शांतिकारक औषधि के रूप में होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग मिर्गी का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जलशोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है, इसका जलशोधक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हिम मिश्रण से भी होता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में पारदर्शी साबुन बनाने इत्र व सुगंध बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए आदि के रूप में इसको किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।